हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुमेर सिंह फिर से हम नए वीडियो के साथ में लेकर आए हैं। आज का हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो भी पीछे हमने एक वीडियो डाला था, वे रीट की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, वो हमने वीडियो पीछे डाला था। आज हम बात करेंगे। मैंने कल 6 फरवरी को एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम 15 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं रीट के बारे में। रीट प्री के अंदर 15 मॉडल पेपर हम आपको हूबहू पैटर्न पर आधारित करवाएंगे, जिसके अंदर आपको 80% से 80% आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। तो आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी फैलाइए। तो चलिए अपन इसमें बात क्या करेंगे। फर्स्ट मॉडल पेपर के अंदर बात करेंगे अपन भाई, हिंदी का हमारा पोर्शन रहेगा, संस्कृत का रहेगा और एसएसटी का हमारा रहेगा। उसके बाद में हमारी मनोविज्ञान भी साथ में है। मनोविज्ञान को भी साथ में हम साथ में लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर ये 150% का हमारा क्या है मैटर रहेगा, जिसमें 60 नंबर आपके एसएसटी के होंगे, 30% आपके लैंग्वेज के होंगे, सेकंड लैंग्वेज के, और 30% आपके फर्स्ट लैंग्वेज के होंगे, और 30% आपके मनोविज्ञान के होंगे, साइकोलॉजी के होंगे। तो चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं अभी किसमें। सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के हमारे 30%। इसमें टाइम की बात करूं तो टाइम देखिए, इसमें टाइम इसमें लगेगा आपको 150% मिलेंगे आपको, ठीक है ना, 150% मिलेंगे। और टाइम 2 घंटा 30 मिनट मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे आपको टाइम इसके अंदर मिलेगा। कितने घंटे मिलेगा इसके अंदर? 2.5 घंटे टाइम आपको देखने को मिलेगा। और पेपर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं भाई बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि एक विद्यार्थी जो पढ़ाए अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था। उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। ये इसने बताया है कि जो भी विद्यार्थी है, जो भी छात्र है, उसका व्यवहार क्या है, मित्रों के प्रति रूखा है और भद्दा असमानुभूतिपूर्ण है। तो इस व्यवहार में सुधार करने के लिए उस किस प्रकार का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो संज्ञानात्मक बुद्धि के है, या फिर संवेगात्मक, या फिर सांस्कृतिक, या फिर निष्पादन। तो इसमें जो संवेगात्मक बुद्धि है उसको अनुसरण लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमा और उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। नहीं का बताना हमें, ठीक है ना। इसमें से कौन सी तो है लेकिन नहीं है वो बतानी है हमें, ठीक है ना। जो नहीं है उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विमाएं लिखी है और तत्व लिखे हैं। विमाएं कौन कौन सी है? विषय वस्तु प्रतीक है। विषय वस्तु का क्या है भाई, ये तत्व कौन सा है? प्रतीक है। 2 नंबर की बात करें संक्रियाएं मूल्यांकन, ये आपका सही है। संक्रिय संज्ञान आपका सही है। और उत्तर नंबर 3 आपका गलत है, उत्पादन और अर्थगत, ये आपका गलत है, ठीक है ना। उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, अर्थगत से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका क्या है भाई, गलत है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न का आपका सी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर इसमें देखना कि थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण टीएटी के अंदर क्या है, रेगिस्तान का उदाहरण है। ये किस विधि का उदाहरण है? तो ये प्रक्षेपी विधि आती है। जो व्यक्तिगत विधि आती है उसके अंदर क्या है, प्रक्षेपी विधियों का ये क्या भाई उदाहरण है, ठीक है ना, प्रक्षेपी प्रशिक्षण। अब 4 नंबर प्रश्न देखें कि बेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए किए गए बालकों के प्रसंग बोध प्रशिक्षण हेतु आयु वर्ग रखा था। तो बेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए जो बालकों के जो प्रसंग बोध प्रशिक्षण हेतु आयु का एक वर्ग रखा था, वो कौन सा वर्ग था भाई? तो वो 3 से लेकर 10 वर्ष का आयु तक वर्ष के जो बच्चे थे उसके अंदर क्या ये व्यक्तिगत मापन के लिए उन्होंने प्रसंग प्रशिक्षण हेतु बोध रखा था, ठीक है ना, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपन 5 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। अब इसने पूछा है कि जो विशेष आवश्यकता, जो डिविजिबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उसके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, किस में करना है, वो इसके अंदर बताया गया है कि जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ेगा, ठीक है ना,
शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये आपका एकदम सही है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको शामिल करना है। तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण हो, अच्छे दृष्टि हो, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए उसे, धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता हो, जो आपका जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको क्या है अर्जित करने की उसके अंदर क्षमता हो, वो क्या है आपका विशेष जो आपकी आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने की आवश्यकता है उसमें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित में शिक्षण तकनीकों से आप किन तकनीकों को आप अपनाएंगे। अब क्या है कि आप क्या है मंद गति से आप धीरे गति से अधिगमकर्ताओं को, अधिगमकर्ता का मतलब है कि जो विद्यार्थी हैं आपके, उसको आप शिक्षण करवा रहे हैं, तो किन निम्न जो शिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षण के प्रति जो निम्न तकनीकों से आप किन तरीकों को अपनाएंगे। तो आप शिक्षण करवा रहे हैं तो आप किन तकनीकों का उपयोग करेंगे, तो उसके अंदर बताया रखा है कि आपको कौन कौन सी तकनीकें आपको करवानी, कौन कौन सी उपयोग के अंदर लेंगे शिक्षण की विधियों के तौर पर आप तकनीकों को। तो सरल शब्दों में निर्देश देंगे, ये आपका सही है कि आपको क्या है जो भी सुव्यवस्थित करवाना है, आपको पाठ्यक्रम करवाना है, वो आपको सरल शब्दों के अंदर और विशेष शब्दों के अंदर आप उसको करवाएंगे। सर्वे दृश्य सामग्री उपयोग करेंगे, ये भी सही है कि जो भी आपका चित्र पठन है, जो भी आप चित्रों के माध्यम से बच्चों को करवाएंगे और सर्वे के माध्यम से आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा है कि मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति मौखिक रूप से नहीं करवा सकते आप मूल्यांकन के तौर पर नहीं करवा सकते बच्चों को, ठीक है ना। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ये आपके तो इसके अंदर 3 नंबर क्या है, 1, 2 और 4 नंबर का जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, ये आपका सही है, ठीक है ना। ये मौलिक वाला ये गलत है, ठीक है ना। ये मौलिक वाला नहीं, इस प्रकार से नहीं करवा सकते, मौखिक रूप से आप बच्चों को नहीं करवा सकते, विचार की प्रस्तुति नहीं दे सकते। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन देखना अपन। 7 नंबर के अंदर क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी, जो समाज की विरोधी बालक है उसके बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, ये पता नहीं सही हो सकता है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी का मतलब है कि उसके लक्ष्य सीमित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में समाज विरोधी बालक में दोषारोपण की भावना होती है, ये नहीं होता। समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, ये नहीं है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो दिखा है, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, उसके स्वतंत्र होते हैं उसके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अपन बात करेंगे आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आगे। 8 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। श्रवण बाधिता का मतलब है कि जो भी सुन नहीं पाते हैं उनके लिए कक्षा कक्ष का व्यवस्था किस प्रकार से हमें करना चाहिए, प्रभावशाली रहेगा। या वर्ताकार होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर आयताकार होना चाहिए। कक्ष का रूप किस प्रकार से होना चाहिए। आपका कक्ष बना रखा है तो कक्ष आपका जो विद्यार्थी पढ़ा रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वो किस प्रकार से उसका वातावरण बना रहना चाहिए। या फिर सर्कल के रूप में होना चाहिए, या फिर वर्गाकार रूप में होना चाहिए, या फिर अर्धवर्त के आकार के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार से बता रखा है कि सर्वे प्रभावशाली कौन सा बना रहेगा भाई सबसे ज्यादा अधिक। तो ये जो अर्धवर्त का जो इस प्रकार का है ना, ये क्या है बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपने 3 इडियट मूवी देखी है, तो 3 इडियट मूवी के अंदर एक लेक्चर प्रोफेसर है जो आगे की तरफ पढ़ा रहते हैं और इस प्रकार से एक बेंचेस लगी होती है, गोलाई के अंदर बेंचेस लगी होती है, आगे की तरफ ये बोर्ड के तौर पर पढ़ा रखे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि अर्धवर्ताकार सबसे प्रभावशाली रूप से हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रभावशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो इसमें से है, निम्न में से कौन कौन से है भाई। इसमें से देखें तो उनके चिंतन को प्रेरित कर रहे विविध विचारों के व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। जो आपका जो प्रभावशाली बच्चों के लिए सबसे अधिक शैक्षणिक कार्य कौन कौन से होते हैं वे उसके अंदर बता रखे हैं कि उनके चेतन को प्रेषित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त करने के लिए अवसर देते हैं। ये आपके सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर की बात करें, सर्जनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। सर्जनवादी दृष्टिकोण से क्या सीखने की आवश्यकता है, सीखना क्या है, ठीक है ना। तो इससे क्या सीखना है कि सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन ये इसने गलत बोला है। विद्यार्थी को हमेशा पृष्ठभूमि सीखने के लिए मार्गदर्शन सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी बात थोड़ी थोड़ी सही है। सीखना एक सक्रिय अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय है तथा अर्थपूर्ण प्रक्रिया भी है। अर्थ का मतलब है कि इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया के रूप में हमें आती है। विचार है आत्म केंद्रित प्रक्रिया है, ये नहीं है।
आगे 11 नंबर प्रश्न की बात करें, 11 नंबर देखना कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन का मतलब नया, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। निहित हो विचारात्मक प्रक्रिया के बारे में इसमें तुलना किए गए, तो किस प्रकार का होना चाहिए? आपका रचनात्मक होना चाहिए। संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। संवेग जो आपके मन मस्तिष्क से होता है, जो आपके हृदय से होता है, जो आपकी इच्छाओं से होता है, वो आपकी संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल होता है, वह संज्ञानात्मक होता है। ठीक है ना। 13 नंबर की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन स्थान किसने दिया था? तो ये हरलोक ने दिया था। किसने दिया था? ये हरलोक ने इस कथन को दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं आगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन देखना कि रेगिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्रमबद्ध होते हैं तो वो आपका विकास ही होगा। अगर क्रमबद्ध हो रहे हैं तो विकास ही होगा। ठीक है ना। इसमें 15 नंबर की बात करें, किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति, इसमें से सामाजिक की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं उनके मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस पर मत का समर्थन करता है? कौन सा है भाई? कौन सा है? शिक्षा मानव शास्त्रीय सिद्धांत है ना, जो ये क्या है, इसमें परफेक्ट रूप से स्थित है। ठीक है ना। हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भाई, दोबारा करवा देंगे, कोई ना कोई दिक्कत होगी। अब अपन देखिए भाई 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना अपन, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, पर्यावरणीय निर्धारणों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? किस बीएफ स्किनर के द्वारा ये क्या है, सिद्धांत दिया गया है? जो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, पर्यावरण जो निर्धारकों के बीच का अंतःक्रिया का जो प्रतिफल होता है, वह किसने दिया था? भी ये सिद्धांत सीखने के प्रति जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर देखना, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? अभ्यास विधि के अंदर अभ्यास का नियम है, उसके अंदर क्या है, उसने सीखने का प्रयास तथा त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। इसके अंदर किसका सिद्धांत है? ये थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए अपन, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है तथा पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है। लेकिन नहीं है, 21 के अंदर नहीं होता। नहीं की बात कर रहे विशेषता, थकान, परिपक्वता आदि में इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये नहीं है, ये कतई भाई अच्छा नहीं है, सही नहीं है ये। तो इसके अंदर ये क्या, अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, निष्पादन के तौर पर हो सकता है, लेकिन क्या पुरानी क्रियाओं को और नई क्रियाओं को जोड़कर अपमार्जित किया जा सकता है। लेकिन थकान है, परिपक्वता के आधार पर जो आपका परिवर्तन होता है वह अधिगम नहीं हो सकता। ठीक है। 19 नंबर की बात करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर से जरूर बताइए हमें ये क्लास कैसी लग रही है आपको। जब बालक सीधे का मतलब है दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम आचरण से उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्ताक्षर कहलाता है। अब इसने बात क्या कही है कि जो अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो, कभी कभी क्या है कि आप राइट हैंड से लिखने के बाद अपन क्या है, जो लेफ्ट साइड के हैंड से लिखने की स्थापना करते हो, कौशल का हस्ताक्षर करते हो, तो वो कौन सा आपका हस्ताक्षर कहलाता है? तो आपका द्विपार्श्विक अधिगमनांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक मतलब 2 पासों के अंदर आप उसके अंदर कर सकते हो, 2 पासों के अंदर आपका अधिगम कौशल चल रहा होता है। ठीक है। 9 नंबर की बात करें, 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर शव का मतलब है कि आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। अब सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन के बता रखे हैं, शव को आत्म को शव के आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शव को जो आंतरिक विचारों, जो आपके अंदर के विचार है, भावना, जो आपकी भावना है, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना हो तो वो क्या कहलाता है? आपका स्वतंत्र दृष्टिकोण की पूर्वोत्तम परिभाषा के रूप में हम उसे जान सकते हैं। ठीक है। 21 नंबर की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए अपन भाई। 21 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से
अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा चक्र जो आपकी प्रेरणा के आधार पर किया जाता है। तो चालक आवश्यकता प्रेरणा ये नहीं है, चालक प्रेरणा आवश्यकता नहीं है, प्रेरणा आवश्यकता चालक नहीं है, लेकिन आवश्यकता होगी चालक को होगी और प्रेरणा भी चालक को मिलेगी। ये इस प्रकार से ये प्रश्न बना है, आवश्यकता चालक प्रेरणा। आवश्यकता चालक प्रेरणा क्या है, इसका आंसर है। तो 22 नंबर की बात करें, 22 नंबर में कौन सा है, देखिए 22 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सा एक, निम्न में से एक सुनियोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सुनियोजित एक व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? इसमें व्यवहार में लचीलापन होना, ये क्या है? नहीं है। उसे महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर का होना, ये क्या है? सुनियोजित व्यक्ति की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, 23 नंबर की बात करेंगे भाई। 23 नंबर देखिए प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है तो अध्यापक को छात्र के प्रति प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करना है। ये क्या आपका आंसर है? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन भाई गलत बता रखा है इसने। ठीक है ना, 3 नंबर का मैंने सही निशान लगाया था, लेकिन ये गलत है प्रश्न। लेकिन ये जो आपका अध्यापक को छात्र के प्रगति के बारे में जो निरंतर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है, वो क्या है आपका? योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे 24 नंबर प्रश्न पे देखिए, चौबीस नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान सताई है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और विकास की संरचना ही इसकी संरचना ही होती है। इसमें क्या गई है कि ज्ञान एक स्थायी है, दिया जा सकता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। इसकी क्या है? संरचना हो सकती है। ये एकदम बात सही कही गई है कि इसमें जो राष्ट्रीय NIC जो 2005 एक्ट के तहत इसकी बात कही गई है। ठीक है, 25% के अंदर देखिए, 25 नंबर प्रश्न देखिए अपने का, 25 नंबर देखिए प्रश्न। 25 नंबर के अंदर क्या बताया गया है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपकी जो शिक्षक होता है, तो किस प्रकार से जो समस्या का समाधान करने में सक्षम बना सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने, बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। ये आपका 1 नंबर सही है। तो 25 का 1 आपका सही है। ठीक है, 26 की बात करें, 26 में देखें, 26 का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा। 26 में देखें क्या है कि निम्न में स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख के उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के सही आधार पर मिलान कीजिए, या प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए अपन, तो इसमें 4 नंबर बता रखा है कि 1 का 4 होना चाहिए। जो प्रतिभाशाली है ना, वो क्या आपका शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। उसमें प्रतिभाशाली जो छात्र होगा उसमें क्या है, जो शीघ्रता से सीखेगा वो जल्दी सीखेगा और स्वतंत्र रूप से सीखने की उसके अंदर योग्यता होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या बता रखा है भाई इसने, अधिगम असक्त, उसमें क्या है भाई, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। उसमें क्या है, धारा प्रवाह के अंदर जो पढ़ रहा है उसके अंदर कमी है। उसकी सृजनात्मकता के बारे में पढ़े तो इसमें क्या बता रखा है कि इसने 2 नंबर का बता रखा है कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। वो जो मूल समाधान चल रहे हैं उसके बारे में क्या है, वो चर्चा कर सकता है, उसके अंदर वो अनुरूप कर सकता है। ठीक है ना, अवधानी कमी, अति सक्रियात्मक व्यतिक्रम के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या है, आसानी से विचलित होने की आदत है। आसानी से उसको क्या है, विचलित होने की उसके अंदर आशंकाएं बनी रहती है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है। 1 का 4, B का 1, C का 2 और D का 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या भाई सही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे भाई 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको ये 15 टेस्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिस टेस्ट डिजिटल लेवल के, जो 6 से लेकर 8 क्लास के लिए। ये क्या है, सामाजिक SST और सामाजिक विज्ञान, और इसके अंदर संस्कृत भी होगी, हिंदी भी होगी और मनोविज्ञान भी होगा। ये आपका 150 नंबर का प्रश्न पेपर होगा। इसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिलेगी भाई देखने को, अच्छे से ऐसा कंटेंट इसके अंदर प्रोवाइड करवा के आपको देंगे। ठीक है, अब आपको देखिए क्या है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के बारे में, समस्याओं के कारण को पहचानने में, उन्हें दूर करने में कौन सा अनुसंधान किया जाता है, कौन सी तकनीक उसको उपयोग के अंदर लेते, तो क्रियात्मक, तो क्रिया करके वो करेगा, वो क्या है आपका ये
दूर करने में, उसका संवेगात्मक जो समस्याओं के कारण को पहचाने दूर करने में वो मदद कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 28 नंबर के देखिए क्या है कि विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये समता एवं जो समानता आपका व्यवहार है उसके अंदर क्या है, ये प्रोत्साहन करता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 29 क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है इसने कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानूनी 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। इसने क्या पूछा भाई, तो शिक्षा का आरटीए का अधिकार 2009 है, उसके अंदर इसने सही नहीं है वो बताना है हमें। तो सही नहीं है वो कौन सा है, इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले देखिए कि 2 नंबर ऑप्शन बता रखा है इसने, इसका बी नंबर है। इसका भाग 14 व्यक्तिगत शुल्क संग्रहण का निषेध है। इसने बोला है कि व्यक्तिगत जो प्रति व्यक्ति है जो शुल्क का संग्रहण नहीं कर सकता है उसका निषेध करना है। ठीक है, तो 29 नंबर का कौन सा आ गया आपका, बी आता है। कौन सा आएगा भाई, बी नंबर आएगा। अपन आगे बात करते हैं और इसके अंदर देखेंगे। आप बने रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है इसने, 30 नंबर क्वेश्चन देखना अपन। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पूरा नहीं किया जाना चाहिए, पूरा नहीं किया जाना है। कौन सा है भाई, शिक्षा कैलेंडर पंचांग का निश्चय करना। इसने क्या बोला है कि जो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है 2009, तो उसके अंदर क्या है कि भाई जो शैक्षणिक कैलेंडर है पंचांग का निश्चय नहीं किया जा सकता। और माता पिता और अभिभावकों से क्या है भाई, नियमित बैठक रखना ये उचित हो सकता है। प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की जो क्षमता है वो क्या आंकलन करना है। और उसके बाद में अब हिंदी का पोर्शन चालू करते हैं अपन भाई। हिंदी के पोर्शन की बात करेंगे, हिंदी का आप बने रहिए। हिंदी के अंदर क्या बता रखा है देखिए कि इसने एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 15 नंबर की क्या है आपकी ग्रामर आएगी, 15 नंबर का आपकी जो शिक्षण विद्या है हिंदी की वो आएंगी। ठीक है ना, जो आप किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से विद्यालय के अंदर अपन जो बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसने क्या है भाई 5 प्रश्न के रूप में इसने क्या है भाई गद्यांश को पढ़कर उसमें प्रश्नों का उत्तर देने हैं हमें। तो इसने पूछा है सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न की बात करते हैं भाई, 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गद्यांश आप पढ़ देना। गद्यांश के बारे में थोड़ा सा नीचे से एक वीडियो आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना गद्यांश के बारे में। ठीक है, तो अपन बात करेंगे भाई 31 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, देखिए कि विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। वाक्य के बारे में अब आपको मैं बता दूं एक बार कि जो भी पोर्शन आपके अंदर आ रहा है तो उसके अंदर आपको वाक्य सर्वाधिक पूछे जाएंगे। वाक्य और काल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 3 से 4 प्रश्न आपके काल और 3 से 4 प्रश्न आपके वाक्य के अंदर पूछे जाएंगे। लगभग मान के चलो 5 प्रश्न इन दोनों से पूछे जाने की संभावना है। तो इसने क्या बोला है कि जो आपका ये रेखांकित भाग आ गया आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है, इसके अंदर निमित जो आपका रेखांकित भाग है, रेखांकित पद है, उसका अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा भाई आपका, इसने बता रखा है भाई डी नंबर ऑप्शन, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण ये क्या है आपका आध्यात्मिक भावों की दृष्टि की पुष्टि करता है। ठीक है, 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर के इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। बहुवचन मतलब एक से अधिक जो शब्द, एक से एक वस्तु से क्या है अधिक वस्तु का उपयोग किया जा रहा है, वो क्या है आपकी बहुवचन आ जाता है। जिसमें वृष्टि क्या है आपका एक वचन आ गया, जल आपका एक वचन आ गया, रातें, रातें का मतलब है कि ये क्या है अनोन क्रिया की। रातें आपका क्या है भाई बहुवचन के रूप में हम प्रस्तुत करें। गाय, गाय एक होता है। ठीक है ना, अगर गायें आ जाता, गायें ये आ जाते ना, अगर ऊपर ये मात्रा आ जाती तो गायें आ जाता, तो ये क्या है भाई आपका बहुवचन हो जाता है। इसके अंदर रातें हैं तो रातें आपका सी नंबर ऑप्शन सही करेक्ट बैठता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे में। देखिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, धोखा या किसी को नहीं देता। धोखा या किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है, काल की बात कर रहे हैं। धोखा यह किसी को नहीं देता है, नहीं देते का मतलब है कि ये सामान्य भविष्य काल के अंदर बात कर रहा है, सामान्य भविष्य काल की ये बात कर रहा है। ठीक है ना, इसके आगे बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। तो निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु आ गया आपका, चंद्रमा, जवान ये क्या है अलग आ गया। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति आपका क्या है भाई अलग आ जाता है, तो ये क्या है इसका भिन्न लिंग है, उदाहरण प्रकृति आ गया। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आता है इसका 34 का। आगे बात करते हैं 35 नंबर की बात करेंगे। साय और प्रातः दिन और रात विधाता इसके हृदय में
अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित पद का विपरीत लिंग क्या है? इसने क्या बोला? विधाता के बारे में पूछा है, तो विधाता क्या है भाई? विधात्री हो जाता है। विधाता का क्या बोलेंगे भाई? विधात्री बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक क्या भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। 36 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्रयुक्त सुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं। मैं पीछे भी बता रखा हूँ भाई, सुक्त वाक्य से लगभग मान के चलो कि 5% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो वाक्य आपको सर्वाधिक मात्रा के अंदर इसने पूछा है कि सुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा? सुक्त वाक्य वे वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों के साथ मिलकर बनने वाले वाक्य कहलाते हैं, आपकी सुक्त वाक्य कहलाते हैं। हम घर से बाहर निकले, ये वाक्य एक आ गया, और बारिश होने लगी ये दूसरा, मतलब दो वाक्य साथ में मिलकर जुड़ रहे हैं, तो वो कौन सा वाक्य आ गया भाई? सुक्त वाक्य के रूप में हम उसे पहचानेंगे। ठीक है, एक सरल वाक्य आता है, एक सुक्त वाक्य आता है। ठीक है ना, एक मिश्रित वाक्य आता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा भाई? आपने पढ़ा भी सुक्त वाक्य का उदाहरण चयन करना है हमें। तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये किसका वाक्य है भाई? ये सुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये। बच्चे खेल रहे हैं वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? बच्चे खेल रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है। खेल रहा है रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान काल की बातें कर रही है, लेकिन अपूर्ण है, बातें नहीं हो रही। बच्चे खेल रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है ये। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है कि भविष्य काल कौन सा है, ठीक है ना, भूतकाल कौन सा है, वर्तमान काल कौन सा है। वर्तमान काल की बात करें तो मोहन, अब देखना भविष्य काल की बात कर रहे हैं तो मोहन पढ़ेगा। ठीक है ना, मोहन पढ़ेगा मतलब आगे की बात कर रही है। ठीक है ना, भूतकाल की बात करें तो भूतकाल कौन सा आ गया भाई? इसका एक का 3 नंबर आ रहा है सॉरी, एक सेकंड, चलो सही चल रहे हैं अपन भाई। अब अपन देखें तो भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल मोहन पढ़ेगा मतलब कि आगे पढ़ेगा, भविष्य की ये बातें हैं। ठीक है ना, अगर वर्तमान काल की बात कर रहा हूं तो वर्तमान काल की बात करें तो देखिए कि इसने 3 का 2 बताया है क्या, 3 का 1, ये अपन बात कर रहे हैं तो इसका सी नंबर ऑप्शन आ जाता है कि भाई ए का 1 नंबर आएगा, ठीक है ना, और बी का 3 नंबर आएगा, सी का 2 नंबर आएगा। सी का 2 नंबर आ जाता है आपका, ठीक है ना, और ए का 1 नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो मैं चल चुका हूँ, वह लिख रहा है मतलब वर्तमान काल चल रहा है आपका। ठीक है ना, चुका है, चुकी है, ये क्या है? भूतकाल के अंदर आ जाता है। था है, थी है, ठीक है ना, ये भूतकाल के अंदर आ जाता है। आगे बात करते हैं भाई, इसमें क्या बता रखा है भाई? देखिए कि श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भाई? ये कोयल शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए प्रयुक्त हुए भाई? कोयल शब्द के लिए ये प्रयुक्त है। मुझे जाना है, मुझे वहां जाना है, वाक्य में रेखांकित पद बंद का प्रकार है, किस प्रकार का वाक्य है? मुझे का पूछ रहा है ये, तो मुझे क्या है भाई? आपका सर्वनाम है। क्या है भाई? सर्वनाम है आपका। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि भाई अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने क्या पूछा भाई कि शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयुक्त होता है। ये बात गलत है भाई, सही है, ये बात गलत है। अब आगे चलते हैं भाई, 42 नंबर की बात करेंगे। 42 नंबर में क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है भाई, इसका हमें क्या है? सुमेलित करना है, एक को सूची बी से सुमेलित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए कि लट्टू होने का मतलब है कि मगध होना। क्या है भाई? मगध होना। अब आपने सुना होगा कि भाई लट्टू हो गया मतलब मगध हो गया। ठीक है ना, क्या है भाई? मगध हो गया। हवा लगने का मतलब है कि असर होना, हवा लगना, असर होना। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब है कि यह क्या? गुस्सा होना भाई, क्रोध आना उसको। ठीक है ना, पापड़ बेलना क्या मतलब है कि उसको क्या है? कष्ट उठाना। पापड़ बेलना मतलब है कष्ट उठाना। पलके बिछाने का मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत कर रहे हैं उसका। तो इस प्रकार से आप उसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसके सी नंबर ऑप्शन दे रखा है भैया, आप एक बार इसको पढ़ लेना, देख लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भाई कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ पिन करवा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 43 नंबर प्रश्न देखना अपन। 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 43 नंबर प्रश्न क्या बोलेगा कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगर माता पिता का जो संतान के लिए जो प्रेम होगा वो कौन सा होगा भाई?
वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम के तहत इसको क्या है, प्रेम होगा। अब 44 नंबर प्रश्न के अंदर वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इसमें क्या है, इस वाक्य में इसमें क्या है, क्या का मतलब है कि इसमें कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसे वाक्य के अंदर है। ठीक है, 45 नंबर की बात करेंगे। 45 नंबर क्या बोल रहा है भाई, देखिए, निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विश्लेषण या प्रयोग किया जाता है। कम शब्द का, इसने पूछा है कि गर्मी से कम खाना खाया, गर्मी में कम खाना खाया, आज उसने कम खाना खाया, ये सही है एकदम मोहन स्वर। ठीक है ना, ये सही है आपका, बी नंबर ऑप्शन सही आ गया आपका। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे भाई। 45 नंबर पूछ लिया आपने। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना एक आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा मैं ये। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये कौन सा, जिसे जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है ना, ये शब्द क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे भी देखता हूँ वही क्या है, व्यस्त है, ये इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 47 में क्या पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। कौन सा है, जंगम सथावर, ये सही है, कोमल कठोर, ये सही है, उत्कर्ष अपकर्ष, ये सही है, लेकिन ये इसमें गलत किया गया है, गरल विष नहीं होता। ठीक है ना, ये इसमें गलत बताया भाई। 48 नंबर देखना, प्रत्ययों के प्रयोग से रेगिस्तान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। अब प्रत्ययों के प्रयोग से क्या भी नए शब्दों का निर्माण होता है, ये क्या भी डी नंबर ऑप्शन है। प्रत्ययों के निर्माण से किसका निर्माण होता है भाई, नए शब्दों का निर्माण होता है। 49 के अंदर देखिए, भानुद्य का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु प्लस उदय होगा, इसके अंदर भानु प्लस उदय होगा। ठीक है ना, भानु उदय का मतलब है कि भानु प्लस नु, ऊ प्लस ऊ बन के क्या है कि बड़ा ऊ बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या भानुद्य हो जाता है। महात्म्य शब्द है, ये कौन सा शब्द है भाई आपका, ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा भाई, महामात्य में कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुर। ठीक है ना, कौन सा शब्द है भाई, पुर आ गया आपका। 52 में देखिए, 52 में कौन सा आ रहा है भाई, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसने हमें मेल कर रहे हैं, ये पुस्तकें हैं हमारी और इसके अंदर लेखक हैं, कौन किस पुस्तक का लेखक है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमीर हट किसकी पुस्तक है भाई, एक नंबर चंद्रशेखर की हमीर हट पुस्तक है। ठीक है ना, लेखक कौन है भाई, हमीर हट के चंद्रशेखर इसके लेखक है। ठीक है ना, उसके बाद में 2 नंबर की हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी की है, ये कानड़ दे प्रबंध ये किसकी है, जयनाग की है, सॉरी कानड़ दे प्रबंध ये किसकी है भाई, पद्मनाभ की है। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय किसके है, जयनाग की है। ठीक है ना, ये आपकी पुस्तकें हैं। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है, क्या है भाई, कि भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। जो भाषा की जो मूल संरचना है, जो उसके अंदर ही शिक्षण करवाना क्या कहलाता है भाई, संरचनात्मक उपागम कहलाता है। किसका, भाषा कौशल का। ठीक है ना, भाषा कौशल का या भाषा शिक्षण में जो संरचनात्मक उपागम का अर्थ है वो कौन सा है भाई, जो भाषा की जो मूल संरचना है उसमें ही शिक्षण करवाना क्या कहलाता है भाई, भाषा शिक्षण की संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। ठीक है, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, तो वो किसके थे भाई, जॉन डीवी के शिष्य थे। कौन थे भाई, प्रोफेसर किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। 55 नंबर की बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, पढ़ना। ठीक है ना, रीडिंग करना, पढ़ना। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। सक्षम पाठक होंगे वो क्या करेंगे, प्रत्येक शब्द होगा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है। उचित नहीं है, नहीं का मतलब है कि जो ये सक्षम पाठक होगा प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, तो ये क्या है, इसका आंसर सही है, मतलब पढ़ने पे आधारित है। ठीक है ना, अब आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए
56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के उपयोगी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। इसने बोला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। जो उच्च स्तर की भाषा है, हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोग में नहीं ली जा सकती, वो कौन सी है भाई। तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। इसने बोला ये बात सही है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर क्या है वाक्य बनाना ये क्या है आपकी भाषा विकास की विधि नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन बोला उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है कौन सा है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक दस्तावेज है, आवश्यक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है कौन सा है भाई, विद्यार्थी। इसका डी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा भर का भय बना रहता है जिसे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता रहता है। इसमें क्या बोला है कि सतत विकास मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। तो इसमें क्या बोला है भाई कि डी नंबर ऑप्शन, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा को का जो भय है वो उसका क्या है स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। उसका जो भय है परीक्षा का उस पर क्या है हमेशा मस्तिष्क पर बना रहता है और उसकी वजह से क्या उसका प्रभावशाली विकास भी उसका कम है होता है। 59 क्वेश्चन क्या बोलता है, 59 क्वेश्चन की बात करेंगे। 59 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। मातृभाषा शिक्षण हिंदी विधि की जो है उसकी समस्या है उसके बारे में देखिए कि बारहकड़ी का अभाव है, वर्णों की अधिकता है। ये एकदम एक्यूरेट प्रश्न पूछा है इसने कि जो वर्णों की अधिकता है वो कौन सा अभी आपका मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, ठीक है ना। 60% की बात करें, भाषा की अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता है कौन सी अभी, सरल शब्दावली क्या है अभी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता है। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने मनोविज्ञान पढ़ा है, मनोविज्ञान के हमने 30% करे हैं, 30% हमने हिंदी के पढ़े हैं 30%। अब 30% हम संस्कृत के पढ़ेंगे, संस्कृत के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बने रहिए इसी प्रकार से, साथ दीजिए हमारा, ठीक है ना। अब संस्कृत के प्रश्न देखते हैं। वही सेम का सेम पैटर्न रहता है, हिंदी के समान ही रहता है इसका पैटर्न। इसमें क्या है कि जो आपका गद्यांश है उसके अंदर क्या है 61 से 66 का है इसने बताए हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, इस श्लोक को पढ़ लेना, श्लोक को इसके अंदर से उत्तर यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसने बोला है कि पटु चाचित पदस्य संधि विच्छेदे करूत। इसने बोला है कि जो आपकी ये शब्द दिया है पटु साची सिचित, इसमें क्या है कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि बताई रखी है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई कि पटु प्लस च प्लस आसित, इसका क्या है भाई संधि विच्छेद है, ठीक है ना। इसका कौन सा संधि विच्छेद है भाई, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। 62 नंबर पे तो बात करेंगे, तव इति पदे का विभक्ति वर्तते, तव इति पदे का विभक्ति वर्तते, इसमें कौन सी विभक्ति का उपयोग किया गया है, इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति का उपयोग किया गया भाई, छठी विभक्ति का उपयोग किया गया है। 63 नंबर की बात करें, परीक्षाएं इतिहासिमिन पदे प्रकृति प्रत्यय पृथक करूत, इसमें क्या बोला गया है कि जो इसे परीक्षा जो इसका शब्द है उसके में कौन कौन से प्रत्यय का अलग अलग प्रत्यय के रूप में हम प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा भी परी प्लस इक्स प्लस लेप, इस प्रकार के जो शब्द बने हैं वो किसमें परीक्षा शब्द से क्या है इसका प्रत्यय अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से बने हैं, ठीक है ना। 64 की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, अहदो लिखेतेषु तृतीया बहुवचनांत रूपमस्ति, इसने बोला है कि जो आपके तृतीय बहुवचन जो आपका रूप दिया गया इसमें से कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई आपका जिंगासाय। जिंगासाय शब्द क्या है भाई आपका तृतीय बहुवचन के अंदर क्या है इसके रूप के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना। अब 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 1881 की शताब्दी प्रथम वार से परमहंसेन मिलितवान रेखाकित पद में जो 81 इतस्य बोधक संख्या वर्तते, जो 81 जो ये शब्द लिखा है कि 81 कौन सा शब्द इसके अंदर प्रयुक्त होता है, तो 81 किसको बोलेंगे भाई 81 को बोलेंगे, किसको बोलेंगे भाई 81 शब्द को बोलेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि नासिका
इसने बोला है कि नासिका रेकिस्ताने इति सूत्रानुसार नासिका एकस्य उच्चारण स्थान वर्तते। इसने क्या बोला है कि जो नासिक के द्वारा जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है वो कौन सा है भाई आपका, तो अनुस्वार से जो अनुस्वार के शब्द होते हैं वो क्या है भाई, इस प्रकार के जो उच्चारण के रूप में हम नासिका से उपयोग के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहले गलत लिखा गया भाई, मैं वर्णस्य नहीं होता है, अनुस्वारस्य, अनुस्वार के जो शब्द होते हैं वो क्या है, नासिक से बोले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या भी आगे देखिए कि निम्नलिखित अपठित श्लोका माधुरी करते प्रश्न 67 to लेकर 71 समाध्याय। इसने क्या बोला कि ये जो आपका श्लोक दिया गया है, इस श्लोक के अंदर आपको प्रश्न के रूप में आपको 67 से लेकर 71 जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उसके उत्तर देने हैं आपको। अत्रैव इत्यत्र क्या संधि बोलता है कि अत्रैव इस शब्द में क्या है कि कौन सी संधि है, तो इस शब्द में क्या है भाई, वर्धी संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है भाई, वर्धी संधि है। 68 के अंदर क्या है, संगीत शास्त्र सरणीम इत्यस्ते इत्यत्र समास वर्तते। जो आपका संगीत शास्त्र श्रेणियम जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है, तो वही तत्पुरुष समास इसके अंदर क्या है भी प्रयुक्त किया गया है। 69 के अंदर बात करें उपगताम इत्यत्र का प्रत्यय, इसने बोला है कि जो उपगताम शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो उसके अंदर क्या है, कत प्रत्यय उपयोग किया गया है। कौन सा, कत प्रत्यय प्रयोग किया गया है। प्रत्यय आपको सभी का पता है भी, प्रत्यय बाद के अंदर रखते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग पहले लगते हैं। कौन से भाई, उपसर्ग पहले लगेंगे, प्रत्यय बाद के अंदर लगने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अत्रैव, इसके अंदर देखें कि अत्रैव कोकिल विनिदित मनो कटी असीमन श्लोकाशे कोलंकार। इसने पूछा है कि जो इस शब्द के अंदर क्या है, इन शब्दों के अंदर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो वो क्या है, व्यतिरेकी अलंकार का शब्द का उपयोग इसके अंदर किया गया है। कौन से, व्यतिरेकी अलंकार के अंदर के इसको प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आगे उपयुक्त श्लोके की छंद, उपयुक्त श्लोके की छंद, जो उपयुक्त जो पीछे श्लोक किए गए थे उसमें कौन से छंद के उपयोग के अंदर वसंत तिलका के रूप में इसका क्या है उपयोग किया गया है, ठीक है ना। महेश्वर सूत्रेषु जसु वर्णा क्रमशः सन्ति, जो आपके जो महेश्वर जो सूत्र है उसके अंदर वर्णों का किस प्रकार से क्रम है, वो कौन सा क्रम है भाई, जय ब ग ड द श। ये क्या है भाई आपके, ये जो महेश्वर सूत्र होता है उसका क्या है, जस वर्णा क्रमशः सन्ति, जो आपके वर्णों का क्या है ये पूरा क्रम है, ठीक है ना। इसमें अपलायत इत्यत्र लकार अस्ति, अपलायत इत्यत्र लकार अस्ति, जो आपके जो अपलायत शब्द है उसके अंदर कौन सा लकार के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आपके लड लकार के रूप में क्या भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। आपके 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, लगभग मान के चले कि इसी प्रकार का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा आपको रेट प्री के अंदर, ठीक है ना। रेट प्री के अंदर आपको इसी प्रकार के पेपर देखने को मिलेगा। एक बार आप थोड़ा 15 पेपर करेंगे ना तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भी किस प्रकार के प्रश्न उठने की संभावना है। तो आप 4 या 5 दिनों के अंदर वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक चेक के आप भी पढ़ सकते हो। जैसे एक दो पेपर कर लिए तो आपको पता चल जाएगा इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। अब आगे देखिए, छात्र कुरु प्रश्ने पृच्छति वाक्यस्य लट लकारे परिवर्तनम कुरुत। इसने पूछा कि जो छात्र गुरु प्रश्न पृच्छति, जो छात्र है जो गुरु से प्रश्न पूछते हैं वो किस लकार के अंदर पूछे जाते हैं, वो कौन सा है परिवर्तन, जो किस लकार के अंदर, लट लकार के अंदर हमें बदलना है, परिवर्तन करना है, तो वो कौन सा हो सकता है। छात्र गुरु प्रश्न पृच्छति, छात्र गुरु प्रश्न पृच्छति, ठीक है ना। छात्र गुरु प्रश्न पृच्छति, ये आपका बी नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ये कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 75 नंबर क्या बोलता है कि राम च कृष्ण च मोहन विद्यालय गच्छन्ति। इसने पूछा है कि जो आपका रेखांकित पद शुद्ध क्रियापद चयन करोत। इसने बोला है कि जो आपका ये पद दिए गए हैं, इसमें रेखांकित पद दिए गए हैं, उसमें शुद्ध क्रिया पद का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, गच्छन्ति शब्द दिया गया है ना, ये आपका एकदम सही है, गच्छन्ति। इसमें क्या है, गच्छन्ति, इसमें गच्छती है लेकिन इसमें गच्छन्ति है, ठीक है ना। छंत नंबर नूतना इतस्य विलोमा पदे वर्तते। नूतना का मतलब होता है नवीन,
नवीन, कहते हैं ना कि नूतन फार्म चल रहे हैं, नूतन फार्म का मतलब है कि नवीन फार्म चल रहे हैं। उसी प्रकार से नवीन का विलोम पद क्या है? विलोम पद है इसका प्राचीना। कौन सा पद है अभी इसका? प्राचीना। ठीक है, 70 की बात कर रहे हैं, 77 की बात कर रहे हैं। 77 आपका क्या है? 77 की बात। अब आपका इसके अंदर छंत्र के अंदर आपका प्राचीनाम आ गया। उसके बाद में संतर की बात करें, जो आपका स्थानीय कर्तन पदने समय लिखित है। यह आपका जो 7:45 समय है, वादने उपहाराएं, इसमें आपको क्या है भाई? संस्कृत के अंदर लिखने हैं। तो कौन सा आएगा? पदोनय अष्टवादने, पदोनय अष्टवादने, ये आपका बी नंबर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, 78 की बात करें, एत मनोहारी च दुर्लभ वच उक्ति रिक्त में मस्ती, इसमें जो आपका जो ये शब्द है, इसमें कौन से किसका है? तो ये भारवे का है। ठीक है ना, कौन से है? भारवे का है। ठीक है ना। 79 की बात करें, 79 देखिए, 79 की बात करें तो बालकस्य शिक्षारंभ उन्हें से संस्कारतपुरम केन प्राचीनम प्राचीतनम मेन विधिना गुरुणा प्रारंभे, इसके अंदर कौन सा भी जो आपकी प्रारंभ की जो कौन सी है? बालकस्य शिक्षा, जो प्रारंभ बालक की जो प्रारंभ की शिक्षा है वो कौन सी? अभी पाठशाला विधिना है। पाठशाला विधिना के अंदर क्या है आपको उसके अंदर बताया गया है। अब अपन बात करेंगे भाई आगे, देखिए आगे चलते हैं और इसके अंदर चर्चा करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पद छेतु पद छेद पदा पदार्थ कीते विग्रह वाक्य योजना इति कस्मे विधेय प्रयुक्तम, कौन सा इसके अंदर विधेय इसके अंदर प्रयुक्त किया गया था? तो व्याख्यान विधेय, व्याख्यान है विधेय इसके अंदर क्या है? प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, 81 की अगर बात करें तो या भाषा अध्यापिनाय सा स्वा मेधेवेनेव बोधनिया यथा संस्कृत संस्कृतमाध्ययने आंग्ल भाषा आंग्ल माध्ययन इति कस्य विधेय गुणे अस्ति, इसके अंदर कौन सी है भाई? इसके अंदर भाषा भाषा विधेय। ठीक है ना, कौन सा है भाई? भाषा विधेय के अंदर इसके अंदर प्रयोग के अंदर किया गया है। ठीक है, एक सेकंड। 82 की बात करते हैं तो 82 इसके अंदर देखिए, 82 के अंदर क्या बताया गया है? 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर यस्मीन काव्य विदो शिक्षण पूर्व शब्दाना व्याख्या करोति तत्पर श्लोकस्य अर्थकस्य कथयति स विधि के नामम कथयति, जो आपका जो श्लोक है उसके अंदर किस शिक्षण है जो किस विधि के आधार पर श्लोकों को क्या है गाकर बताता है? तो खंडानव्य विधि के आधार पर क्या है? ये श्लोकों को गाकर वह उसका अर्थ के आधार पर उसको बताता है। ठीक है ना। शिक्षाए उद्देश्य की से आता है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकाना संपूर्ण विकास है, जो बालक का संपूर्ण विकास होता है वह शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है ना। अब 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था? पाठ्य पुस्तक समग्रता इति अनेन का अभिप्राय अस्ति, जो पाठ्य पुस्तक का जो हमने 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। 84 नंबर के विचाराभिव्यक्ति काभ्या कौशलभ्या क्रियते, कौन सी आपकी जो विचार के इसमें जो कौशल की भाषा होती है वो कौन सी होती है भाई? भाषा लेखना भाषा होते हैं, बस लेखना भ्याम होती है। ठीक है ना, जो भाषण लेखाभ्याम होती है। ठीक है, 85 की बात करें तो 85 के अंदर पाठ्य वस्तु समग्रता इति अनेन का अभिप्राय अस्ति, जो पाठ्य पुस्तक का जो समग्रता के जो क्या अभिप्राय है उसके बारे में पूछता है। तो विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु परस्पर संबद्धता दर्शितु सर्वेशा नाम पदाना प्रयोग है, इस प्रकार के जो वाक्य के अंदर क्या है जो वाक्य बनाता है उसको शब्द का आधार पर बनाता है, उसके दर्शितु सर्वेशा के आधार पर बनाता है, तो वो क्या है? आपका पाठ्यवस्तु समग्रता है। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे 86 नंबर क्वेश्चन की, 86 नंबर की, छात्राणा सर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञान योजते, तो पाठ योजना के आधार पर क्या है भाई? छात्र को नए ज्ञान के रूप में हम नूतन ज्ञान के अंदर हम बता सकते हैं। ठीक है ना। 87 के अंदर भाषा परीक्षाएं उत्तराणी दृष्टवा षष्ठी कक्षाएं अध्यापिका अवगछति यत् छात्राणा प्रदर्शन समीचीन नास्ति इति अंतर सा अनस्या परीक्षा रचना कर्तवा ता नियोजिति ईदर्शी परीक्षा कथ्यते, इसमें क्या बोला गया है? जो परीक्षा आती है वो छठी कक्षा अध्यापिका है, वो किस प्रकार से बच्चों को क्या है अनुग्रहित करती है? तो वो क्या है? निदानात्मक परीक्षण के आधार पर क्या है बच्चों को अनुग्रहित करती है। ठीक है ना।
88 के अंदर बात करें तो कशा परीक्षाएं प्रकारा निम्न विदं विदं संति रिक्त स्थाना पूर्णम। इसने क्या है कि बहुसाधना प्रश्नम, जो आपका कौन सा है भाई निदानात्मक प्रशिक्षण है, ये आपका इसके अंदर 88 का आंसर आ जाता है, ठीक है ना। 89 की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य नास्ति। उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन सा भाई, अध्यापक केशु प्रतिस्पर्धाएं उत्पादनम, जो अध्यापक आपका प्रतिस्पर्धा का जो उत्पादन करता है वो क्या कहलाता है आपका भाई अध्यापक। उपचार के आधार पर जो आपका शिक्षण का उद्देश्य करवाता है वो आपका आता है, इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। 90 नंबर की बात करें तो 90 नंबर के प्रातन काले संस्थानेषु आयोजनामानं संचालनात्मक परीक्षा का, इसके अंदर कौन सा भी सलाह का परीक्षा इसके अंदर क्या है, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है 90 का। अब हम बात करेंगे भाई सामाजिक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन का हमारा 91 का प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो किस वस्तु पर बने मिले हैं भाई, मुहरों पर है, ठीक है ना। 92 का मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध से संबंधित प्रश्न है, तो उसके अंदर हमें इन पे गौर करना है। कौन से प्रश्न है अभी, मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदी जैसे नदियों से घिरा हुआ है, ये एकदम बात सही है इसकी। मगध की राजधानी कुशीनारा थी, ये नहीं है, ठीक है ना, कुशीनारा नहीं थी। मगध साम्राज्य के उत्थान या समृद्धि के अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात सही है। इसके अंदर 1 व 3 इसके अंदर सही है, तो इसका कथन सही है 1 व 3 सी नंबर। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, थेरी गाथा के अंदर बात करें तो ये शुद्ध पिटक का हिस्सा है, ठीक है ना। ये इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, यह पिटक विषय का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। इसमें महिलाएं सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो इसके अंदर 1 2 4 है, इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन आ जाता है इसका, 1 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर 94 की। 94 के अंदर क्या बता रखा है भाई, जो आपका ये आपकी जो शिक्षा शास्त्र के अंदर इसके अंदर वेदों के अंदर बताया गया भाई किस प्रकार से किसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए 1 का 1 आ जाता है आपका ऋग्वेद को क्या बोलेंगे भाई, ऋग्वेद बोला जाता है। उसके बाद में बी को 2 बोलेंगे, सामवेद को क्या बोलेंगे, पंचविश बोलेंगे। सामवेद को क्या बोला जाता है, पंचविश बोले। यजुर्वेद को शतपथ बोला जाता है, और आपका अर्थवेद को गोपथ बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर क्या बोला जाता है भाई। अब देखिए कि 95 क्वेश्चन की बात करें, 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके अंदर, तो किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिले हैं भाई। तो आपका कालीबंगा हनुमानगढ़ के पास है, हनुमानगढ़ के पास में कालीबंगा सभ्यता है वहां पर, ठीक है। गीता है, गीता क्या है भाई, गीता है जो कि रामायण का एक भाग है। कौन सा भाई, रामायण का एक भाग आ जाता है गीता, ठीक है। गीता रामायण का एक भाग आ जाता है। सॉरी, इसके अंदर मैंने गलत बता दिया भाई, रामायण का भाग नहीं है गीता, महाभारत का एक भाग है, ठीक है ना। गीता क्या है भाई, महाभारत का एक भाग के रूप में इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें कंबूज स्थित अंगोर कोटवाट विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, तो ये सूर्य वर्मा द्वितीय ने क्या है इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू यूनानी शासक के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। अगर हिंदू यूनानी शासकों का अगर मुख्य स्रोत है तो वो क्या है, आपके सिक्कों के आधार पर इसको जान सकते हैं भाई, किस प्रकार से सिक्के थे, कौन कौन से सिक्के किसके काल में चले थे, वो आपको इसके आधार पे बताया जा सकता है, ठीक है ना। 99 प्रश्न नंबर की बात करें, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के रूप में इसको कहा गया है, ठीक है ना। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा के अंदर की थी, तो ये संस्कृत भाषा के रूप में इसका की थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, एक 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक की रानी का स्तंभ अशोक स्तंभ का लेख कौन से स्थान पर है, तो इलाहाबाद आपका आ जाता है, ठीक है ना। इन निम्नलिखित में से 102 के देखिए, निम्नलिखित में से पुस्तक लेखक सम्मिलित नहीं है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद की है,
नहीं कि सही है ये बताना है हमें, राइट है, राइट का बताना है हमें, ठीक है ना, कौन सा सही है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद की है, ये गलत है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के, ये एकदम एक्यूरेट पर्सन है, ठीक है ना, ये क्या एकदम सही है सुमेलित के अंदर। अब 103 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है, तो पंचमहल दिल्ली के अंदर इसकी निर्माण का किया गया है, ठीक है ना। सॉरी, पंचमहल क्या है, ये पंचमहल नहीं है, आपका गलत बता दिया मैंने इसको। ये काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर इसका निर्माण किया गया है, और उसके बाद में इसमें क्या है, जमा मस्जिद संभल के अंदर इसका निर्माण किया गया है। तो एक व इसका 3 नंबर ऑप्शन आ जाता है, ये सी नंबर ऑप्शन आएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है इसका, बी नंबर ऑप्शन आएगा इसका। 104 की देखें, 104 नंबर प्रश्न देखिए, आलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है। नल, एक सेकंड, हाँ, तो आपका आलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए भाई, आगे 105 नंबर की बात करते हैं। तो 105 नंबर देखना कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था, कराची पर अधिकार कर लिया था, तो वो कौन से थे भाई, आदित्य फर्स्ट थे। आदित्य फर्स्ट ने क्या है भाई, जो चोल वंश के शासक जो पल्लव राजों को हरा कर, क्या है इसको, आदित्य फर्स्ट ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में क्या है अपन मनाएंगे, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सॉरी स्वतंत्र यहाँ पर मनाते हैं। अब आगे देखिए, इसके अंदर 107 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 107 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का संहित किया गया है। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर क्या है, किस भाग के अंदर किया गया है मूल कर्तव्यों को, तो भाग 4 के अंदर, ए के अंदर, भाग 4 ए के अंदर इसका है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो ये समानता का अधिकार आता है ना, उसके अंदर क्या है, इसको दर्जा दिया गया है उपाधियों का अंत, ठीक है ना। जो उपाधियों का अंत का मतलब है कि जो खिलाड़ी वगैरह है, कोई भी है जो बाहर से क्या है कोई मेडल जीत कर आए, तो वहां पर उपाधि मिलेगी, तो उसको क्या है वहां पर उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधि धारण नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। 109 की बात करें, संविधान की उद्देशिका में उल्लेख हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। इसका अगर बात करें तो संप्रभु राज्य है, संप्रभु राज्य आ जाता है, ठीक है ना। घनिष्ठ रूप से जुड़ा है तो क्या है, संप्रभु राज्य आ जाता है, ठीक है ना। 110 की बात करेंगे, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 12 दिसंबर 1977 को क्या है कि अशोक समिति का गठन किया गया था। ये समिति क्या काम करती थी, जो योजनाएं थी, जो सफल नहीं हो रही थी योजनाएं थी, उन सफल योजनाओं, जो योजना असफल थी उनके योजनाओं के बारे में उसको बताना भाई, किस प्रकार से वो असफल हुई, किस प्रकार से कौन सी कमियां रही, उसको जांचने का काम किसको था भाई, अशोक मेहता समिति का काम था, ठीक है ना। 111 नंबर प्रश्न की, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्न में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था, तो मोरारजी जी देसाई के समय इसका किया गया था, ठीक है ना। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे भाई, भारत के चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वीवी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे भाई, वीवी गिरी। अगर भारत के नए सदन के वास्तुकार कौन है भाई, जो भारत का नया सदन बना है, विमल पटेल थे इसके, कौन थे भाई, विमल पटेल आ जाते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी 114 नंबर, ये इंडिया जीके का आ गया भाई, सॉरी ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया भाई, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न कि महासागरीय धाराओं में कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, कौन सी है भाई, अका ब्राजीलियम धारा आ गई और बेंगुला धारा आ गई, ठीक है ना। तो 1 व 2 इसका आंसर सही है, बी नंबर ऑप्शन इसका। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, कौन सी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, कौन सी भाई, उत्तर पूर्व से लेकर आपकी इस साइड से लेकर आपकी कौन सी है भाई, दक्षिणी पश्चिम साइड से, इस साइड से क्या है, ये आपका मान के चलो ग्लोब है, जो उत्तर पूर्व से लेकर इस साइड से लेकर इस साइड में चलती है, वो क्या है आपकी व्यापारिक पवनों की दिशा आ जाती है, ठीक है ना। अब अपनी शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय है 225 दिन, कितना है भाई, 225 दिन शुक्र का है, ठीक है ना, 225 दिन आ जाता है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति का सही क्रम कौन सा है भाई, तो ये बाबर आ गया, बाबर के बाद तराई आ गया, तराई के बाद खादर डेल्टा आएगा। इस प्रकार जो नदियों द्वारा अवसादित जो लेकर आती है नदियां, तो वो क्षेत्र आ जाता है भाई, बाबर आएगा, बाबर के बाद तराई आएगा, तादर
तराई के बाद अपन का क्या है भाई, खादर डेल्टा ये वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। डेल्टा वो क्षेत्र आ जाता है जहाँ से क्या है, नदियाँ अलग अलग मुहानों की तरफ घूम जाती है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि इस प्रकार से उत्तर साइड से नदियाँ आ रही है, नदियाँ आने के बाद क्या है कि यहाँ पर नदियाँ ऊपर से हिमालय की साइड से आई, हिमालय की साइड में आने के बाद यहाँ पर क्या अभी मैदानी क्षेत्र, थोड़ा मैदानी क्षेत्र आ गया, कंकड़ पत्थर ज़्यादा जमा गए तो वह बाबरस्तान कहलाएगा। थोड़ा सा आगे आएंगे दलदली क्षेत्र आएगा, वो आपका तराई क्षेत्र आ जाता है। थोड़ा सा आगे आएंगे आपके यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का, जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का जमा हो जाता है उसे खादर बोलेंगे। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जहाँ पर नदियाँ क्या है भाई, जो स्थल स्थानों की तरफ क्या है मुहाना कर लेती है, और वो स्थान जहाँ पर क्या है नदियाँ निकलने लगती है, वो स्थान क्या कहलाता है आपका, डेल्टा कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से खादर है। ये अपन ज्योग्राफी के अंदर कभी टाइम मिलेगा तो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे अपन भाई। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लौटते मानसून के समय अर्ध पवने बहती है, कौन सी अर्ध पवने बहती है, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। अर्ध पवने कौन सी, अभी लौटते मानसून के समय अर्ध पवने क्या, अभी समुद्र स्थल से क्या समुद्र की ओर बहती है, ठीक है ना, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। आगे बात करें 119 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो कौन सा है भैया आपका, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन, अंडमान निकोबार के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। 120 नंबर देखना, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण। अगर राजस्थान की बात करें तो 2010 के अंदर है, ठीक है ना, राजस्थान में 2010 के अंदर, और भारत के अंदर 1972 के अंदर लागू किया गया था, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं, अपना बात और करते हैं भाई। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है भाई, क्या करें, 150% है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जिस जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। अरावली क्षेत्र की चौड़ाइयाँ किस प्रकार से बढ़ेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है इसकी चौड़ाइयाँ बढ़ेगी, ठीक है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर आपका सिंघाना से लेकर आपका सिंघाना, जो झुंझुनू से लेकर आपका नीचे की स्वरूप सागर आपका स्वरूपगंज आ जाता है, स्वरूपगंज आपका सिरोही तक आ जाता है क्षेत्र। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक आ जाती है, उसके बाद में पुष्कर के अंदर सबसे ऊंची आ जाती है, उसके बाद में सिंघाना के अंदर सबसे कम आ जाती है। तो वो आपका क्षेत्र का उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ये लंबाई का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला है, तो आपका कोटा आ जाता है, कोटा झालावाड़, और उसके बाद कोटा झालावाड़ और बारां के अंदर क्या है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में हम जान सकते हैं, ठीक है ना। 123 की बात करें, अरब सागरीय प्रवाह का उदाहरण है, तो आपके जोजड़ी बांडी जवाई जो नदी है आपकी कौन सी जोजड़ी बांडी जवाई नदी, ये किसकी नदी है भाई, ये लूनी की सहायक नदियां के रूप में हम पढ़ते हैं, और ये अरब सागर तंत्र के अंदर क्या है ये जुड़ती है, ये 9 नदियां आ जाती है, ठीक है ना। 124 की बात करें, हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक, ये नदियां किस नदी का भाग है, ये क्या भाई साबरमती नदी का, ये क्या भाई ये नदी है क्या, ये साबरमती नदी की भाई ये सहायक नदियां हैं सारी की सारी। फोय सागर, वरुण सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर के अंदर आ जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है भाई, 7 आ जाती है। 127 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 127 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस खनिजों में राजस्थान में एकल उत्पादन भारत में एकल उत्पादन करता है, जो राजस्थान के अंदर सिर्फ राजस्थान के अंदर हो रहा है और किसी राज्य के अंदर, सीसा आएगा, जिंक एसिड, सेलेनाइट, वोलेनाइट, ये क्या है भाई राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान के अंदर मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते, किसी भी राज्य के अंदर मिलते। अब लास्ट पर्सन की बात करें, लास्ट 30% रही है भाई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को फैलाइएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरण थे भाई, 7 चरण है, ठीक है ना। प्रजामंडल संस्थापक सम्मिलित कीजिए, इसमें बता रखा है भाई ए का 4 नंबर आएगा, ए का 4 नंबर बीकानेर का मगाराम था, और उसके बाद में बी का तीन मीठालाल व्यास, जैसलमेर का मीठालाल व्यास आएगा, उसके बाद में सी का दो करशन दत्त पालीवाल आएगा, उसके बाद में डी का ए आ जाता है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आ जाता है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आ जाता है। इस प्रकार से आपको मिलान करने हैं भाई, इस प्रकार के प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। गिरिश मेल का युद्ध की बात कर रहे हैं तो गिरिश जनवरी 1954 के अंदर इसका 1944 के अंदर इसका युद्ध होता है, ठीक है ना। 131 की बात करें, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। स्वई राम से सेकंड के समय इसकी स्थापना, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, ठीक है ना।
133 किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर में आपकी आहड़ सभ्यता। ठीक है, सॉरी भाई। 134 होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो बीकानेर के अंदर इसका आयोजन करेंगे। 135 की बात करें, गणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कहाँ? आदि ठिकाना कला संबंधित है मारवाड़ शैली से। भिनाय अजमेर को बोलेंगे, अजमेर आपका मेरवाड़ के अंदर आ जाता है, मारवाड़ के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। बालोतरा के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है भाई? गैर नृत्य आ जाता है आपका। ठीक है ना। 12 नंबर की बात करते हैं। 137 नंबर की बात करें, पृथ्वी राज की 12 खंभों की छतरी निम्न से किस किले में स्थित है? तो आपकी कुम्भलगढ़ किले के अंदर क्या है? यहाँ पर राजमंद के अंदर है कुम्भलगढ़ की किला, राजमंद, राजमंद के अंदर किला है। ठीक है ना। नील हिमवत पहाड़ी पर स्थित है ये, नील हिमवत की पहाड़ी आती है, वहां पर ये क्या है? किला स्थित है। ठीक है ना। 38 नंबर की, अबनेरी राजा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार जो काल था उसके काल के समय थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ दुर्ग आ जाता है आपका अजमेर के अंदर, वहां इसको कहा गया है। ठीक है ना। 140 किस संप्रदाय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष कौन से घटक के अंतर्गत आता है? तो अबोध के अंदर इसका घटक आ जाता है। ठीक है ना। शिक्षण विधियां चल रही है अभी आपकी। आगे देखिए भाई, निम्न में से शिक्षण के अबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है व्याख्यान करना। ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त सभी। नागरिकता की शिक्षा, समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में 143 स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा रासायनिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो अर्थशास्त्र के रूप में हम इसका करते हैं। 144 सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षण के उद्देश्य के मानव संबंधों से संबंधित अनुभव ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बेरेल के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। ठीक है ना। 145 परियोजना विधि को विकसित किया गया है विलियम W.H. किलपैट्रिक द्वारा। विलियम W.H. किलपैट्रिक द्वारा। इसका क्या है? आईसीटी का अभिप्राय क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है ना। 147 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौशल शिक्षण अधिनियम का स्तर नहीं है? दुरुस्ती स्तर ये नहीं है आपका। ठीक है ना। 148 की बात करते हैं। निम्न में से निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो क्रियात्मक कौशल विकास का अगर उसको विकास होगा तो वो क्या है? 149 नंबर 149 की बात करें, अनुभवजय साक्ष्य क्या है? ये क्या है भाई? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। ठीक है ना। और लास्ट अपन का 150 नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से बौद्धिक असमर्थता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ये क्या है? विजुअल स्पेशल परिचलन, विजुअल प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें हमें करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, रीड का ये सेशन आपको अच्छा लगा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। ठीक है ना। ब्राइट ब्राइट क्लासेज ब्राइट क्लासेज कनवानी के नाम से है, कनवानी के नाम से। तो धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर से 08/02/2025 को फिर से एक टेस्ट होगा। हम लाइव तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या है, हम अपलोड कर देंगे सेक्शन में जाके। तो आप 15 टेस्ट होंगे हमारे कुल मिलाकर। आज का हमने एक कंप्लीट कर लिया, कल के 14 और बचेंगे। 14 दिनों में हम कवर कर लेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का फिर से।
ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।